हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आईसीआर टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 के जो 28 फरवरी 2022 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके साइंस के सारे क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जिससे इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन नंबर 1। 3 प्रतिरोध ए प्रतिरोध R है, B प्रतिरोध 2R है और C प्रतिरोध 3R है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 अन्य प्रतिरोधों D जो कि R है, F जो कि 2R है, G जो कि 3R है और EMF E वाली एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए PC पावर ऑफ C तथा PG यानी पावर ऑफ G क्रमशः प्रतिरोधों C और G में होने वाली शक्ति क्षय हैं, शक्ति क्षय की दरें हैं, तो उनका अनुपात हमसे PC अपॉन PG हमसे पूछा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, फिर भी मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। तो इसमें जो प्रतिरोध दिए हैं ना, इस टाइप से हैं कि ये रहा 3 प्रतिरोध ए जो कि R है, B जो कि 2R है, C जो कि 3R है, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ये संयोजन 3 अन्य प्रतिरोधों D जो R है, F 2R है, G 3R है और EMF हैं जो E वाली एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए PC तथा PG क्रमशः प्रतिरोधों C और G में होने वाली शक्ति क्षय हैं की दरें हैं, उनका अनुपात PC अपॉन PG ज्ञात हमें करना है। तो जैसा कि इसमें दिए हैं प्रतिरोध जो A, B और C जो दिए हैं ये समांतर श्रेणी में दिए हैं, तो हमें पहले इनका प्रतिरोध निकालना होगा। फिर उसके बाद जो D, F और G दिए हैं इनका प्रतिरोध निकालना होगा इकट्ठा, ये श्रेणी क्रम में दिया है। फिर इनको एक बैटरी बनाना होगा, फिर उसके बाद हमें PC और PG निकालना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिया है वो कुछ स्टेप से दिया है। जो पहला है वो इस टाइप से दिया है कि ये जो 3 प्रतिरोध हैं A, B, C ये तो समांतर श्रेणी में हो गए। कैसे में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। और जो D, F, G हैं वो श्रेणी क्रम में हो गए। किस में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। और नीचे एक बैटरी लगी है जो कि है G, जो कि क्या है? E एक बैटरी लगी है। तो हमें PC और PG का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको R को निकालना होगा, इस वाले R को निकालना होगा अलग। तो हम इसे मान लेंगे R1 है और इसे जो मान लेंगे हम ये R2 मान लेंगे। इस टाइप से हम निकालेंगे। तो आपको बता दूं, प्रतिरोध निकालने से पहले जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं वो तो हम सारे जोड़ देते हैं, तब हमारा प्रतिरोध आ जाता है। लेकिन जो समांतर क्रम में होते हैं लगे हुए, उन्हें 1/R इजिकल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट 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 इस टाइप से निकालते हैं। जैसे हम आगे निकालते हैं, पहले मैं आपको समझा दूं। जब हम R1 निकाल लेंगे उसके बाद इस टाइप से सब क्रम में लगाने के लिए कह रहा है, तो हम क्रम में लगाने के बाद फिर से एक तीसरा प्रतिरोध निकालेंगे और इस बैटरी के साथ जोड़ देंगे। फिर जो बन जाएगा वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। पहले जो समांतर श्रेणी में A, B और C लगे हुए हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/R1, जो हमने R1 मान लिया है, तो 1/R 1/2R प्लस 1/3R। अगर हम इसे का एलसीएम लेंगे तो 6R हो जाएगा और यहाँ पे 6 + 3 + 2 इजिकल टू 11/6R हो जाएगा, जो कि 1/R1 है। क्या है? 1/R1 है। तो हमें तो R1 निकालना है, तो R1 जो हो जाएगा 6R/11 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें R2 निकालना होगा जो कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ था। D, F और G निकालना होगा। कौन सा निकालना होगा? D, F और G वाला। तो इसमें क्या है? तो इसमें तो हम सारे जोड़ते चले जाएंगे। इसमें क्योंकि R1 भी शामिल हो जाएगा ना, इस क्रम में R1 भी लग जाएगा, तो हम R1 को भी जोड़ेंगे। बाकी R जो कि D है, 2R, F है और 3R G है, इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो क्या आ रहा है हमारा?
ये तो R1 जो है 6R/11 हमने जो कि ये निकाला है, और R प्लस 2R+3R इन सब का एलसीएम लेंगे तो इस टाइप से हमारा जो R2 आ जाएगा वो 72R/11 आ जाएगा, 72R/11 आ जाएगा। दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा धारा का, जो कि I इजिकल टू क्या होता है, B/I, क्योंकि हमें इसकी I की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो धारा की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जब इसकी पावर निकालेंगे, पावर ऑफ G निकालेंगे तो हमें धारा की भी ज़रूरत पड़ेगी और वोल्टेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वोल्टेज तो हमारा दिया हुआ है ई हमारा वोल्टेज दिया हुआ है तो वो तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन हमें धारा तो निकालनी पड़ेगी। तो आपने ओम लॉ पढ़ा होगा जिसमें B इज अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के, क्या होता है, I के, जो कि रेजिस्टेंस को परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है, रेजिस्टेंस को परिभाषित करता है। तो भाई हमें निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं I इजिकल टू B/R2। तो आपको बता दूं जो हमारा B है, जो हमारा वोल्टेज है वो तो हो गया E, क्या हो गया E, और जो हमारा R2 है वो 72R/11 है, क्योंकि जो 72R के बट्टे में 11 होगा ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा जो हो जाएगा 11E/72R हो जाएगा धारा हमारी क्या हो जाएगी, 11E/72। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं हमें C में विभवांतर निकालना होगा। एक्चुअली जो हमारा C था, ये जो मैं बता दूं, हमारा पहला वाला वोल्टेज तो दिया हुआ था, हमारा ये ई तो वोल्टेज दिया हुआ है जो कि इसमें काम में आ जाएगा, जो कि इस वाले में काम में आ जाएगा ई। लेकिन हमें इसके लिए क्योंकि सी की भी पावर निकालनी है अलग से, तो इसके लिए हमें वोल्टेज B' मान लेते हैं और हम B' मान के इसका भी वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला जैसे कि अभी मैंने बताया ही था, ओम लॉ के अकॉर्डिंग B/IR हो जाता है, B इजिकल टू IR हो जाता है। तो हम इसे B' मान लेते हैं। जब हम इसे B' मान लेंगे तब होगा क्या, जो B' इजिकल टू R1 आ जाएगा, क्योंकि A, B और C का जो प्रतिरोध हमने टोटल प्रतिरोध जो निकाला था वो R1 ही तो आया था। और धारा भी हमने निकाल ही ली थी 72R/11, है ना, 11E/72R जो निकाली थी हमने अभी धारा, वो हम रख देंगे 11E/72R, और गुणा R1 हमने क्या निकाला था, 6R/11। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जब हम इसे काटेंगे तब ये 12 टाइम्स कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये 11 से 11 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा E/12, हमारा क्या आ जाएगा, B' विभवांतर। फिर उसके बाद अब क्योंकि अब हमने सारी वैल्यू निकालनी है, अब हमें PG और PC निकालनी है, PG और PC की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं जो पावर का फॉर्मूला होता है, वो पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू धारा, करंट जो होती है वो होता है। लेकिन हमें क्योंकि अलग टाइप से निकालना है तो इस टाइप से हम लिख लेते हैं, जो क्योंकि हमें पता है B इजिकल टू क्या होता है, IR। तो अगर हम B की वैल्यू इसमें रखेंगे तो I² बन जाएगा। तो PG में रख लिया। आप ये जो G देख रहे हैं, ये G केवल G नहीं है, ये तो G इजिकल टू जो 3R है ना, वो प्रतिरोध है। इसका मतलब है R ही, क्योंकि हम R को डिनोट कर चुके हैं पहले से ही, R1 R2 हम मान चुके हैं पहले से ही, और इस टाइप का भी स्मॉल r भी उसमें दिया ही है, तो इसलिए हमने G लिख दिया है। फिलहाल ये G जो है वो 3R है, ठीक है। तो I² इंटू 3R जो रजिस्टेंस है वो हम यूज करेंगे। तो I जो हमारी जो करंट आया है वो 11E/72R आया, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इंटू 3R। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, और E² इंटू 3R ये आ गया, और 72R को हम 72R इंटू 72R लिख सकते हैं। इसको हम इस टाइप से काट भी तो सकते हैं ना, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 121E² 72R गुणा 24, क्योंकि ये R से R भी कट जाएगा। तो हमारा जो PG है वो तो इतना आ गया। अब हमें PC निकालना है। क्या निकालना है, पावर ऑफ C, जो कि C क्या था हमारा, C भी 3R था। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये भी इसी टाइप से होगा। कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इजिकल टू BI होता है, ठीक है, पावर इजिकल टू BI होता है। लेकिन हमने बताया था B इजिकल टू IR भी होता है, B इजिकल टू IR भी होता है, जो ओम लॉ देता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे अगर हम I इजिकल टू निकालेंगे तो B/R आ जाएगा, तो B/R आ जाएगा। तो उसको रखने के बाद जो हम देखेंगे वो B'² C आ जाएगा, क्योंकि 2 B हो जाएंगे तो B'² C हो जाएगा।
इस टाइप से हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमने बी डैश की वैल्यू निकाली थी, जो कि ये है, जो अभी हमने विभवांतर सी के लिए निकाला था बी डैश, वो है हमारा E/12। कितना है? E/12। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी जो कि E/12 है, जिसका स्क्वायर हम कर देंगे। फिर उसके बाद सी केवल सी नहीं है, ये क्या था? 3R था। क्या था? 3R था। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमने बनाया है ना, ये देखिए, ये C क्या है? 3R है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया है। C प्रतिरोध 3R है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू सारी पुट करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ये जो आ जाएगा E² E/12 का होल स्क्वायर अपॉन 3R। तो क्या हो जाएगा? E² अपॉन 12 गुणा 12 गुणा 3R। क्या हो जाएगा? 12 गुणा 12 गुणा 3R। तो इस टाइप से ये आ जाएगी PC की वैल्यू। तो हमसे पूछा क्या है? PC अपॉन PG ही पूछा है, तो हमने इधर PC की वैल्यू रख दी और इधर PG की वैल्यू रख दी। ठीक है, हमने इधर PC की वैल्यू रख दी और इधर PG की वैल्यू रख दी। तो फिर क्या देखते हैं हम? E² से E² कट गया। ठीक है, और फिर 12 से 12 दूनी 24 हो गए। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गए और 2 छंग 12 हो गए। 2 छंग 12 हो गए। फिर 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। फिर ये 3 से हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब क्योंकि ये 4 नीचे आ रहा है तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। ये किधर आ जाएगा? ऊपर। और ये 121 नीचे बचा है, यही हमारा अनुपात आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और इसके बारे में बताइए। N बर्तनों वाली और I प्रवाहित धारा वाली एक वृत्ताकार कुंडली में इसकी अक्ष के अनुदिश एक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है B है और दिशा पर विचार कर दीजिएगा। मतलब B और इसकी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो B है और इसकी दिशा पर हमें विचार करना है। उसके बाद हमें इसका आंसर बताना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहले ऑप्शन में दिया है B अनुक्रमानुपाती है N², ये तो कभी नहीं होता है, ये तो कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 2 नंबर जो है वो तो हमारा हो जाएगा सही। तीसरा क्या कह रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके दिशा ज्ञात की जा सकती है। हाँ, ये भी सही है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग जो हम करेंगे तो इसकी दिशा भी हम पता कर सकते हैं। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में दिए हैं? 4 में। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड के रूप में नामांकित विलेनों pH मान क्रमशः 8.2 हैं, 8.2 और 9 है। मतलब पहले वाले का जो pH मान है वो 8.2 है और दूसरे वाले का 9 है। तो इन विलेनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी pH स्केल होती है कुछ इस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से होती है। बीच में होता है 7 जो कि बिल्कुल उदासीन होता है, और इस टाइप से इस तरफ जो होते हैं 14 तक होती है। ठीक है, 14 तक होती है। तो इस तरफ जितने होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? इस तरफ के क्षारीय होते हैं और इस तरफ के जितने होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो जिसका pH मान जितना कम होता है, जिसका pH मान जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। और जिसका pH मान जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही कम अम्लीय होता है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्षार में फॉलो करता है नियम। जितना कम होगा pH मान उतना ही कमज़ोर क्षार होगा, और जितना ज़्यादा होगा pH मान, मतलब एसिड का उल्टा है क्षार, जितना ज़्यादा pH मान होगा क्षार का उतना ही अच्छा क्षार होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? इसमें हमारा 8.2 दिया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी मैंने बताया, जो जिसका pH मान कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, वो ज़्यादा अम्लीय होगा। और जिसका pH मान कम होगा वो ज़्यादा जिसका pH मान कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिसका pH मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, यही हमने कहा था। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा इन विलेनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा जो 9 है, 9 जब ज़्यादा pH मान है और ये 8.2 कम है, तो 8.2 अम्लीय होगा
और जो 9 है वो तो क्षारीय होगा, जैसे कि मैंने बताया। जो 7 है ये उदासीन हो जाएगा, और इसके इधर के जितने भी होंगे वो अम्लीय होंगे, और इसके राइट साइड के जितने होंगे वो क्षारीय होंगे। तो हमसे इसमें दूसरे ऑप्शन में लिखा है सेकंड वाला एक से अधिक क्षारीय है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब दो प्राणियों की तुलना करते हैं तब यदि अंग डैश है तो हम कह सकते हैं कि वे समवर्ती अंग वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, समवर्ती अंग के बारे में पूछा है। जो समवर्ती अंग जिसके होते हैं उनके जो शारीरिक ढांचा जो होता है वो तो अलग अलग होता है। ये वे लोग होते हैं जिनका शारीरिक ढांचा तो अलग अलग होता है, मतलब, लेकिन उनका जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, जो कार्य करते हैं वो समान रहता है। जैसे 2 लोग हैं, एक तगड़ा है एक पतला है, तो ऐसा तो हो सकता है। शारीरिक ढांचा तो अलग अलग टाइप का हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन वो जो कार्य करेंगे, कोई भी अगर काम करेंगे तो एक तरह से करेंगे। जिस टाइप से पहला वाला करेगा उसी टाइप से दूसरा वाला करेगा। तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं? समवर्ती अंग वाले लोग कहते हैं। तो इस टाइप का जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। तो इसमें क्या लिखा है? दोनों प्राणियों में समान कार्य करते हैं, ये सही है, लेकिन इनकी शारीरिक ढांचा भी तो बताना चाहिए ना। जैसे इसमें बता दिया है अलग है, तो या तो ये दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे तो दोनों इस तीसरे ऑप्शन में दिया है। दोनों प्राणियों में समान कार्य करते हैं, दोनों प्राणी एक समान कार्य करते हैं, लेकिन उनका शारीरिक रचना की दृष्टि से काफ़ी हद तक भिन्न होते हैं। मतलब शारीरिक ढांचा तो उनका अलग अलग टाइप का होता है, भिन्न होता है, लेकिन जो वो कार्य करते हैं वो समान होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है? क्या पूछा है? ऑक्सीजन को परिवर्तित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ओजोन लेयर जो हमारी होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। जो सबसे नीचे जो हमारी वायुमंडल में होता है वो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद जो आता है समताप मंडल। समताप मंडल में जो होती है एक ओजोन परत होती है, आपने सुना होगा इसका नाम। जो ओजोन परत होती है वहाँ पे क्या होता है ना, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। एक्चुअली में क्या होती हैं? वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो वो जो O2 होता है ना, उससे सिंगल ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और फिर दूसरी वाली ऑक्सीजन उससे क्रिया करके क्या होती है? O3 बना लेती है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। तो हमसे यही पूछा है ऑक्सीजन का ओजोन में परिवर्तन किस वजह से होता है? तो वो होता है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उसी से होता है। किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से। तो 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अपक्षेप बनता है। इस रासायनिक क्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जैसा कि आपको पता होगा, जब CO2 होता है ना, CO2 को जब CaOH का होल ट्वाइस के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये सबको पता होगा। और साथ में क्या निकलता है? पानी निकलता है, जल निकलता है। तो जो इसका जो रासायनिक अभिक्रिया में जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है वो ये दूधिया टाइप का हो जाता है। किस टाइप का हो जाता है? दूधिया टाइप का हो जाता है, और ये थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है। जो ऑक्साइड होता है इसका वो अम्लीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? अम्लीय प्रकार का होता है। तो हमसे पूछा क्या है? यही पूछा है कि इस किस टाइप की होगी इसकी अभिक्रिया होने के बाद। तो पहला दिया धातु कार्बोनेट जल में आघूर्णनशील होगा। नहीं भाई, जलीय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन ये वाला जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे ही गर्म वायु और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तब गर्म वायु क्या करती है, क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, जब आपने देखा होगा ना, जलवाष्प जो कहीं पे अगर पानी गर्म होता है तो उससे भाप टाइप की निकलती है, वही जो वाटर वेपर होता है, जो जल वाष्प होती है, और गर्म वायु के साथ जब वो मिलती है ना तो वो ऊपर तक जाती है। ऊपर तक जाने के बाद क्या होती है? वो एक तो पूरे में फैल जाती है, पूरे वायुमंडल में फैलती है, और फिर ठंडी हो जाती है।
ठीक है, क्या होती है, फैलती है और फिर ठंडी हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा वही जो जलवाष्प होती है वो ऊपर जाके बादल बन जाती है, फिर वही बादल बरस जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऊपर जाकर क्या करती है, फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? कैसा है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो मैं आपको बता दूं, जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं किस टाइप के होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटनों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं। जो ये वो पदार्थ होते हैं जो जीवाणु और जो कवक होते हैं उन जैसे अपघटक जो होते हैं उनसे क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं ये। तो अजैव निम्नीकरण इस टाइप के होते हैं। जैसे अजैव निम्नीकरण के एग्जाम्पल बता दूं, ये कवक और जीवाणु के साथ अपघटित नहीं होते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो हो जाएगा प्लास्टिक बैग हो जाएंगे, रबड़ हो जाएंगी, कांच के सामान हो जाएंगे, कृत्रिम कपड़े हो जाएंगे जैसे रेयॉन है, नायलॉन है। ये सब अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जीवाणु और कवक के साथ क्रिया नहीं करते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक बैग ही दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पानी और मिट्टी के तेल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33 और 1.44 हैं। प्रकाश की एक किरण पानी से मिट्टी के तेल में जाती है और पानी के सापेक्ष मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक डैश है, और मिट्टी के तेल में प्रकाश की किरण अभिलंब डैश मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ती है ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला होता है ये तो आपको पता ही होगा, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और हम जो अपवर्तनांक होता है जो हमें निकालना है, जैसे मान लिया हमें पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो म्यू वाटर अपॉन म्यू केरोसिन। केरोसिन हम जब वैल्यू रखेंगे 1.33 और 1.44, क्या पूछा है हमसे? हमसे क्या पूछा है भाई? प्रकाश की एक किरण पानी से मिट्टी के तेल में जाती है और पानी के सापेक्ष मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक पूछा है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इसमें 1.44 अपॉन 1.33 जब हम करेंगे तो हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे ये 1 से तो ज़्यादा ही आ रहा है। तो 1 से ज़्यादा इसमें कौन कौन सा है? ये तो 1 से कम है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन ये भी 1 से कम है तो ये भी नहीं होगा। ये भी हो सकता है ये 1 से ज़्यादा है। अब हमसे क्या पूछा है? मिट्टी के तेल से जब क्या होता है, मिट्टी के तेल में प्रकाश की किरण अभिलंब की किस तरफ मुड़ती है, मतलब उससे उसकी ओर मुड़ती है या उससे दूर चली जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभिलंब की जो ये जो रेखा होता है, प्रकाश की किरण जो होती है वो सघन से जब विरल में जाती है, जब सघन से डेंसर से रेयर में जाती है, तब क्या होता है, ये जो है ये अपनी अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? जब ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन जब विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसमें क्या है? प्रकाश की किरण पानी से मिट्टी के तेल में जा रही है। कहाँ से? पानी से मिट्टी के तेल में जा रही है। तो इसमें तो वही विरल से सघन में जा रही है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक्चुअली क्या होता है, इस टाइप से होता है ना, तो वो ये अभिलंब होता है, इस टाइप से आती है तो वो और अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती है, ऐसे दूर नहीं जाती है। ऐसे दूर तब जाएगी जब सघन से विरल में जाएगी, तब ये दूर हो जाएगी। लेकिन ये विरल से सघन में जा रही है तो ये इस टाइप से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 विल बी द राइट आंसर। 1.08 और की ओर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये इंग्लिश में है एक क्वेश्चन, तो देख लेते हैं, मैं हिंदी में बता दूंगा आपको। वेयर कैन बी फाइंड लिम्फ इन ह्यूमन बॉडी? हमसे ये पूछा है जो हमारी लसिका होती है वो मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, ये हमसे पूछा है। तो मैं बता दूं, ये जो लसिका होती है वो एक्चुअली एक रंगहीन द्रव्य होता है। जो लसिका होती है वो एक रंगहीन द्रव्य होता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाती हैं? लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। आपने सुना होगा लिम्फोसाइट का नाम, जो कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब जो बीमारियां आती हैं, जो बीमारी वाली सेल्स होती हैं, उनको मारने का काम करती हैं, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा का काम करती हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये जो पाई जाती हैं वो अंतर कोशिकीय स्थान पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंतर कोशिकीय स्थान, जो कि इंग्लिश में हम इसे इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लसिका कहाँ पाई जाती है? एक तो मैं बता दूं, लसिका एक
द्रव होता है जो कि रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन द्रव होता है। और इसमें लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि अंतरकोशिकीय स्थान पे अर्थात इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, तो मैं आप को बता दूं, ये जो है हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इस साइड में जो, तो मैं बता दूं, जो वक्रता केंद्र पर बनता है ना, जो वक्रता केंद्र पर जो इमेज बनती है वो एक तो वास्तविक होती है और जो होती है वो समान होती है। क्या होती है, जो होती है वो समान होती है। कैसी होती है, जो वक्रता केंद्र पर जो इमेज बनती है अवतल दर्पण में, वो वास्तविक होती है और समान होती है। कैसी होती है, रियल और इक्वल होती है। कैसी होती है, रियल और इक्वल होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपको चीनी का 10% द्रव्यमान अनुपात में जलीय विलयन दिया जाए तो 180 ग्राम जल में घुली चीनी का द्रव्यमान कितना होगा। ये हमसे पूछा है, चीनी का द्रव्यमान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है वो रखते हैं और जो टोटल वैल्यू होती है वो रखते हैं और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल तो मैं आपको ये PDF में, तो इसमें क्या होगा, हम जो शर्करा होती है ना, शर्करा का द्रव्यमान हम मान लेंगे x है, शर्करा का द्रव्यमान हम मान लेंगे x है, ठीक है। और क्योंकि हमें शर्करा का द्रव्यमान का परसेंटेज तो दिया ही है, ये तो परसेंटेज तो दिया ही है 10%, जो कि परसेंटेज कितना है, 10% है, ठीक है, कितना है, 10% है। तो शर्करा का द्रव्यमान हम मान लेंगे x है, और जो जल का द्रव्यमान है वो तो हमें दिया है, कितना दिया है, 180, कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है, 180 ग्राम हमें क्या दिया है, जल का द्रव्यमान दिया है 180 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, शर्करा का द्रव्यमान हमने मान लिया x। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जिस वैल्यू को परसेंट निकालते हैं वो रखते हैं और जो नीचे टोटल वैल्यू होती है वो रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, यही सूत्र है, फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि शर्करा का द्रव्यमान जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे और शर्करा का द्रव्यमान जो परसेंटेज है वो यहाँ पे रखेंगे और शर्करा का द्रव्यमान जो है, जो हमने माना है x, वो रखेंगे यहाँ पे, और शर्करा का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, तभी तो टोटल होगा। शर्करा का द्रव्यमान और जल का द्रव्यमान हम दोनों मिक्स कर देंगे तभी तो टोटल होगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब हमारी क्या आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है, शर्करा का द्रव्यमान ही पूछा है, वो हमसे आ जाएगा। शर्करा का द्रव्यमान हमने मान लिया क्या है, x है। तो हम जो परसेंटेज दिया है हमारा 10% दिया है, तो वो हमने रख लिया ये, और ये x/x + 180 × 100 हो गया। ठीक है, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और प्लस 1800 हो जाएगा। 180 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 1800 हो जाएगा और बराबर में 100 हो जाएगा। तो ये इस 10 को जब हम उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 90x बचेगा और बराबर में 1800। तो हम जब 90 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 9 दूनी 18, तो x = 20 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x = 20 ग्राम हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर है। क्या, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। 20 ग्राम विल बी द राइट आंसर। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 20 ग्राम आ गई, जो कि हमने क्या मानी थी, चीनी का द्रव्यमान माना था, शर्करा का द्रव्यमान मांगा था, शुगर का द्रव्यमान माना था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13। तो इसमें क्या दिया है, हमें कुछ फॉलोइंग इज ए स्केच ऑफ, हमें एक स्केच टाइप का दिया है और हमसे ये पूछा है ये किस चीज़ का स्केच है, ये किस चीज़ का स्केच है। तो मैं बता दूं, ये जो है एक सेल है, आपने देखा होगा ना, सेल जब हम पढ़ते हैं तो इस टाइप से बनाई जाती है, तो ये एक प्रकार की सेल ही है, लेकिन ये जो सेल है वो एक फैट सेल है। कैसी सेल है, एक मोटी सेल है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए फैट सेल विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया दी है NaCl + AgNO3 जब होती है क्रिया तो क्या बनता है, NaNO3 बन जाता है, प्लस में AgCl
बन जाता है। क्या बन जाता है? AgCl बन जाता है। तो फिर ये मैं बता दूं आपको, ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक्चुअली क्या है ना, ये NaCl Na ने NO से अभिक्रिया कर ली तो क्या बना लिया? NaNO3। और ये जो Ag है इसने Cl से क्रिया कर ली तो क्या हो गया? AgCl। ठीक है, तो ये दो विस्थापन क्रिया है, मतलब इसने इससे अभिक्रिया कर ली, इसने इससे अभिक्रिया कर ली, तो ये दोनों ने एक दूसरे से अभिक्रिया कर ली, तो ये क्या हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या कह रहा है? आपको 3 तत्व X, Y और Z दिए हैं, तब बाई एक्स SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है तथा तब X Z SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है, तब बताइए X, Y और Z की अभिक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो हम देख लेते हैं क्या होता है जब हम बाई की अभिक्रिया क्या करते हैं। बाई की अभिक्रिया क्या किससे कराते हैं? XSO4। यही तो हमसे कहा गया है, जब हम XSO4 से कराते हैं तब हमारा क्या होता है? तब जो हमारा बनता है वो बाई SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? बाई SO4 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा बाई है, बाई की अभिक्रियाशीलता जो है X से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? बाई की अभिक्रियाशीलता X से ज़्यादा है। ठीक है, फिर आगे आगे हमसे क्या बोला गया है? आगे जो हमसे बोला गया है, पहला तो हमारा ये आ गया बाई की अभिक्रियाशीलता X से ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा बोला गया तथा तत्व X Z SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है, तब पूछा है। तो हम X से भी अभिक्रिया करा देते हैं। X की अभिक्रिया जब Z SO4 से होगी, इससे Z SO4 से होगी, तो हमारा क्या बनेगा? X SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? X SO4 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो X की अभिक्रियाशीलता है वो Z से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? Z से ज़्यादा है। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका मतलब ये आ जाएगा बाई की अभिक्रियाशीलता X से ज़्यादा थी पहली वाली कंडीशन से, और जो X की अभिक्रियाशीलता है वो Z से ज़्यादा है दूसरी वाली कंडीशन से। तो ये जिस टाइप का ये दिया है Y ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Z की अभिक्रिया का यही जो है सही क्रम है। तो ये जिस ऑप्शन में है वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। इसी ऑप्शन में हमारा आंसर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में कराएंगे। आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में कराएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अगर कर पाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू।